प्रीवियस एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। उस थर्मोडायनेमिक्स को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए चलता हूं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा थर्मोडायनेमिक्स। आज हम जो पार्ट आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे एंड वी मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे जो क्वेश्चन आएगा जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा ही क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। कोई ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं आता है। मैक्सवेल इक्वेशंस पे क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो लास्ट क्लास हमारी बेसिक्स की हुई थी जिसमें मैंने आपको शायद इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था। आज हम उसी को बेटा आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था देयर आर द सम टर्म्स इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आती हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी। तो कल उस इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। नाउ इन टुडेज लेक्चर हम बेसिकली क्या स्टडी करेंगे, द नेक्स्ट टर्म इज that is the heat. That is the heat. Actually heat क्या है? This is my question. कि heat होता क्या है? Again, the heat is again the form of energy. जिस तरीके से मैंने आपको बताया था internal energy is the form of energy. किसकी एनर्जी है? Constituents particles की वजह से जो total energy है, this is the internal energy. In a similar way, heat is also a form of energy, but heat flow only when there is some temperature difference. If A point have high temperature and B point have low temperature, then there is some flow of energy from high temperature to low temperature, and this energy is called heat. और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? हीट कहते हैं। तो जनरली अगर आप डेफिनेशन पे बात करें तो हीट इज some form of energy, that is transferred due to change in temperature without exchange of mass। ठीक है, जो चेंज इन टेम्परेचर के कारण जो फ्लो करेगा बेटा, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे? हीट है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हीट। ओके, नाउ एक्चुअली इन फिजिक्स अगेन द सेम थिंग, द साइन कन्वेंशन। जनरली जो चेंज इन हीट है, दैट इज द चेंज इन हीट, उस चेंज इन हीट को बेटा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अगर किसी सिस्टम को हीट हम दें, अगर हम सिस्टम को क्या दें बेटा? हीट अगर दें, तो वी कंसीडर दिस डेल्टा क्यू एज अ पॉजिटिव। मींस अगर हीट क्या हो रही है बेटा? इफ हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हीट को हम सिस्टम को देते हैं तो वी कंसीडर द साइन कन्वेंशन इज डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई हमने उसको हीट दी तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर एनर्जी बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं उसको हम पॉजिटिव लेंगे, डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। नाउ इफ डेल्टा क्यू इज नेगेटिव, इट मींस हीट रिजेक्ट बाय सिस्टम। अगर सिस्टम से हीट निकल रही होगी तो वी टेक इट नेगेटिव, तो साइन को हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। तो इन दिस स्लाइड वी जस्ट स्टडी अबाउट द हीट की हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपकी अराइज होती है। नाउ द साइन कन्वेंशन, जनरली दिस डेल्टा क्यू टेकिंग एज पॉजिटिव अगर सिस्टम को हीट दी जाए, एंड डेल्टा क्यू इज नेगेटिव अगर सिस्टम से हीट ली जाए। ओके, दिस इज द साइन कन्वेंशन। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को रोक के फिर पूछ लेगा बेटा। नाउ there are some type, actually this is the type of heat। जिस हीट की फॉर्म की बात कर रहे हैं इससे कई टाइप होते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक हीट। that is the specific heat that is denoted by C।
नाउ एक्चुअली स्पेसिफिक हीट क्या है, मैंने बहुत अच्छे से बेटे को पहले भी समझा दिया था, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं इसको, एक तो बच्चे और नए आए हैं तो हम बिल्कुल इसको क्लियर वे से स्टार्टिंग से करेंगे ताकि कुछ भी दिक्कत ना आए आपको इन फ्यूचर में। एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से करेंगे। स्पेसिफिक हीट में क्या होता है, हीट स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है कि सपोज करो हमारे पास 1 ग्राम सब्सटेंस, कितना ग्राम सब्सटेंस है बेटा, 1 ग्राम सब्सटेंस, और इस 1 ग्राम का सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है बेटा वो सपोज करो 38 डिग्री सेल्सियस। एक सेकंड के, तो हम इस सिस्टम को कितनी एनर्जी दें, दैट इज द क्यू, कितनी एनर्जी इस सिस्टम को दें कि इसका जो नया टेम्परेचर टी डैश है वो कितना हो जाए, 39 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मींस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द 1 ग्राम सब्सटेंस बाय द 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज करना है 1 ग्राम सब्सटेंस में, तो कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी, उस हीट को क्या नाम दिया बेटा, स्पेसिफिक हीट नाम दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक हीट। अगर डेफिनेशन की बात करें, बहुत अच्छे से लिखना है आपको, द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 gram of material by 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, इसका स्पेसिफिक है, इसका स्पेसिफिक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट। नाउ अगर इस डेफिनेशन से हम फार्मूला बनाना चाहें तो क्या होगा, द फार्मूला इज सेम, द C is equal to 1 by m dq by dt। जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है गलत है, इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी अभी कहा इट इज द अमाउंट ऑफ heat required to rise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius. Means if mass is 1 gram and the change in temperature is 1 degree Celsius, then this C become equal to dq, means heat। तो ये किसके बराबर है, उस हीट के बराबर है स्पेसिफिक हीट जब मास कितना हो, 1 ग्राम हो, टेम्परेचर कितना इंक्रीज करे, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे। So this is the formula of the specific heat. We use this formula in many times. Now the most important thing, the unit. Most of the students ने पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से, बेटा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ऊपर हीट है, हीट इज जनरली डिनोटेड बाय कैलोरी, नीचे क्या है बेटा, मास दैट इज द ग्राम, और टेम्परेचर दैट इज द डिग्री सेल्सियस। दिस इज द यूनिट, और कैलोरी, ग्राम, केल्विन, दिस इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। एक्चुअली स्पेसिफिक हीट ले लो, मोलर हीट ले लो, हीट कैपेसिटी ले लो, ऑल आर द हीट्स, लेकिन इन हीट के अंदर हम यूनिट से देख पाएंगे कि कौन सी हीट का जिक्र कर रहे हैं, ये उसकी यूनिट से पता लगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द सेकंड टाइप इज मोलर specific heat. Molar specific heat is generally denoted by C dash. Generally denoted by C dash. What is this? ये इसको इस तरीके से कह देते हैं बेटा, molar heat capacity. Both are same thing. ये क्या है? It is the amount of heat required to rise the temperature of 1 mole substance by 1 degree Celsius। 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को जो बढ़ाने का वो होगा, कितनी हीट रिक्वायर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय C डैश। अगर डेफिनेशन पे पकड़े तो C डैश इज इक्वल टू 1/n dq by dt।
मतलब if n is equal to 1 mole and the change in temperature is 1 degree Celsius, then this C dash is equal to dq. This is the molar specific heat. This is the molar specific heat. We can easily interpret this. Now इस फॉर्मूले से हम बेटा dq लिख सकते हैं. dq is n C dash dt, where C dash is equal to molar specific heat. इसके बहुत ढेर सारे 100-200 क्वेश्चन करने थर्मोडायनेमिक्स के, लेकिन पहले आप उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ो. इन छोटी छोटी टर्म्स में क्वेश्चन आएंगे. नाउ एक बेटे यहां से एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं. पीछे मैंने अभी एक स्पेसिफिक हीट बताया, यहां से भी हम हीट का फॉर्मूला लिख सकते हैं. dq is equal to mc dt, where this is specific heat, where this is the specific heat. So these are the formulas. These are the formulas for the molar specific heat and specific heat. Now there is some conversion we have. Now there is some conversion we have. देखो बेटा. Now next term is, और बताता हूँ फिर बताऊंगा. Third is, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है सर, इनमें डिफरेंस बताना क्या होगा? yes, yes, yes. कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है. स्पेसिफिक हीट में जो सब्सटेंस है वो 1 ग्राम है. सब्सटेंस कितना बेटा? 1 ग्राम है. स्पेसिफिक हीट में जो सब्सटेंस है 1 ग्राम है. 1 ग्राम का हमें 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करना है. दैट्स व्हाई फॉर्मूला ये बना कि अगर मास 1 ग्राम लेंगे और dt 1 ग्राम लेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस लेंगे, देन C is equal to D. ओके. एंड इन मोलर में, मोलर स्पेसिफिक हीट में आपके नीचे मोल है, मतलब यहाँ पर 1 मोल का हमें क्या करना है? टेम्परेचर को राइज करना है. वहां आपका 1 ग्राम है, यहाँ आपका 1 मोल है. सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है. ठीक है. यहाँ 1 मोलर, वहां 1 ग्राम, बस फर्क सिर्फ इतना सा. ठीक है. तो यहाँ पर जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, dq is equal to n C dash dt. दूसरा, अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट कितनी बनेगी बेटा? हीट की क्या होती है? कैलोरी, मोल एंड केल्विन, या फिर कैलोरी, मोल, सेल्सियस. तो ये इसकी क्या होगी? यूनिट होगी. तो हम यूनिट से इनको डिस्टिंग्विश करेंगे कि किस हीट के बारे में हम बात कर रहे हैं. अब बताओ बेटा, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो प्लीज. बताओ बेटा, किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछें यहां तक, वरना मैं आगे चलता हूं बेटा. नाउ द हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट टर्म इज हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी जनरली क्या होती है? इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो 1 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करना. it is the amount of heat required to rise the temperature of any material by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से जो इंक्रीज करेगी उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं. अगर फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा बेटा? C is equal to dq by dt. Means it is the amount of heat required to rise the temperature of any material by 1 degree. या कोई फिक्स नहीं है कि 1 मोल का बढ़ाना है या 1 ग्राम का बढ़ाना है. तो दिस इज द हीट कैपेसिटी. एंड अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट्स आर कैलोरी पर केल्विन या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस. दीज आर द यूनिट्स ऑफ द स्पेसिफिक हीट. तो फ्रॉम हियर dq is equal to C dt. dq is equal to C dt, where this C is the heat capacity. Heat कैपेसिटी मीन्स यहां पर कोई ये नहीं होगा कि आपको 1 ग्राम का बढ़ाना है या 1 मोल का बढ़ाना, ऐसा कुछ भी नहीं.
आपका कोई भी मटेरियल, उस मटेरियल का आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, बस कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट रिक्वायर हुई, उसी को बेटा हम क्या कह देते हैं, हीट कैपेसिटी कह देते हैं। तो ये 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डाउट ले लेंगे, अभी रुको। तो हम बेसिकली 3 फॉर्मूले निकाल के लेके आए, क्या, dq इज इक्वल टू n c डैश dt। तो बेटा ये c डैश, इस फॉर्मूले में c डैश क्या था बताना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरा फार्मूला क्या निकाल के लेके आए बेटा हम, mcdt, वेयर दिस इज स्पेसिफिक हीट। और एक फॉर्मूला निकाल के लेके आए बेटा dq का, दैट इज द cdt, वेयर दिस इज क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी से, हीट कैपेसिटी। तो फ्रॉम दीज 3 इक्वेशन हम एक बात कह सकते हैं, द हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, बेटा अगर इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करें तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या, m मास इनटू में स्पेसिफिक हीट, या हम कह सकते हैं द हीट कैपेसिटी इज, इन दोनों रिलेशन को अगर रिलेट करें फर्स्ट और थर्ड को, तो हीट कैपेसिटी किसके बराबर आ रही है बेटा, n इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। So basically this is the relation between the heat capacity and specific heat capacity and molar specific heat. So this is just all about the heat capacity, molar heat capacity, और इन सभी के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा। बताओ कोई बच्चों को यहाँ तक डाउट हो तो मेरे को बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ। ये 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मैंने बताया हीट क्या होती है, उसके बाद बताया स्पेसिफिक हीट क्या होती है, उसके बाद बताया मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एंड देन हीट कैपेसिटी क्या होती है, and then the relation between the heat capacity, specific heat capacity and molar specific heat capacity. तो बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे चलो। Yes sir. Okay, now actually the heat capacity जो हमने पढ़ी, this is again 2 types। देखो बेटा हीट के अंदर ही पढ़ रहे हैं ये सारा। One is the heat capacity at constant volume और one is the heat capacity at constant pressure। एक तो है heat capacity at constant volume, एक है heat capacity at constant pressure। ठीक है, दोनों heat capacity के बारे में हमें अब जानना है, क्लियर। Now heat capacity at constant volume का क्या मतलब, मैंने बताया heat capacity V is equal to dq by dt at constant volume, एंड अगर Cp कहा जाए तो Cp क्या है बेटा, dq by dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात समझे, मतलब ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और ये Cp क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो दिस इज द टाइप ऑफ द हीट कैपेसिटी। नाउ from first law of thermodynamics, जो हीट हम देते हैं किसी सिस्टम को, वो हीट 2 फॉर्म में यूज होती है। नंबर 1, एक तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी और दूसरा वो उस वर्क करेगा। जो भी हम किसी सिस्टम पे हीट देते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम के अंदर नीचे मैंने एक पानी का ये वो वेसल है और इसके अंदर मैंने हीट दी, तो क्या करता है, एक तो इसके टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। दूसरा क्या कर रहा है, अगर मान लो यहाँ पर मैं कोई एक फ्री कुछ पिस्टन रख दो, फ्री मतलब ये ऊपर नीचे जा सकता है, आप नोटिस करोगे कि भाप के कारण ये ऊपर मूव करेगा। ये क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा। तो इस पिस्टन का मूवमेंट होता है और ड्यू टू द मूवमेंट, हमेशा जो एनर्जी मूवमेंट के कारण हो उसको हम वर्क डन कहते हैं। तो जो हमने dq दिया
वो दो फॉर्म में यूज हुई, एक तो उसके इंटरनल एनर्जी में और एक उसके वर्क में। dq is equal to du plus dw. Now this dw is pdv. इस चीज को भी हम वर्क डन अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वर्क डन पीडीवी कैसे होता है। नाउ अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो तो कांस्टेंट वॉल्यूम मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम dv is equal to 0. भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन v कितना हो जाएगा 0. दिस इंप्लाइज dq is equal to du. Hence cv is equal to du by dt और du is equal to cv dt. तो इस इक्वेशन का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर कि जब भी du का यूज करेंगे, इंटरनल एनर्जी का यूज करेंगे तो हम इंटरनल एनर्जी को लिख सकते हैं cv into dt, where cv is the specific heat at constant volume. तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो आपका cv होगा. नाउ तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ cp पे चर्चा करते हैं. cp मींस द प्रेशर इज कांस्टेंट. तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई हमारी बेटा, dq is equal to du plus pd. This is the first equation. Now one more thing, the enthalpy, h is the enthalpy. इसका मीनिंग समझेंगे बेटा जो आएगा ही, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं बस. एंथैल्पी इज u plus pv. u plus pv. दैट्स व्हाई अगर चेंज इन एंथैल्पी की बात करें तो क्या होगा, du plus pdv plus vdp. du plus pdv. तो बेटा अगर if प्रेशर इज कांस्टेंट तो dp कितना हो गया आपका 0. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो dp क्या हो गया 0. दिस इंप्लाइज dh इज इक्वल टू du plus pd. du plus pd. और अगर इक्वेशन फर्स्ट से, दिस इज द सेकंड, रिलेट इक्वेशन सेकंड विद इक्वेशन फर्स्ट. This implies dq is equal to dh. मतलब कांस्टेंट प्रेशर के अंदर आपका जो dq होगा वो dh के बराबर होगा. This implies cp is equal to dh by dt. तो कभी भी एंथैल्पी जब पूछ ली जाती है, चेंज इन एंथैल्पी पूछी जाती है तो उसको मैं cp dt लिखूंगा. चेंज इन एंथैल्पी इज cp dt and change in internal energy is cv dt. So this is the way to represent the system. Now यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से. यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ बेटा, और मैं आगे प्रोसीड करूं. Now one question here. Generally we see that cp is greater than cv. The value of cp is greater than cv. It means हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी. cp हाई मींस ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे जब प्रेशर कांस्टेंट होगा. और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उस समय हमें कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी टेम्परेचर को राइज करने. देखो बेटा, टेम्परेचर राइज होता है ओनली इंटरनल एनर्जी के राइज होने से, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर. तो अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है ओनली एट दैट कंडीशन आपका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. मेरी बात समझे. नाउ इन केस ऑफ कांस्टेंट, इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात की कि हमारी जो भी हीट आई है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी. इट मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ओनली इंक्रीज इंटरनल एनर्जी. फर्स्ट थिंग. बट अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो जो dq हमारा आया है वो कितना है, du plus pdv. मींस इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ वो वर्क भी करेगा. मतलब जो आप dq सप्लाई करोगे वो नॉट ओनली यूज्ड इन इंटरनल एनर्जी बट आल्सो डूइंग वर्क. आल्सो क्या करेगी बेटा, वर्क करेगी. मींस एट कांस्टेंट प्रेशर हीट नॉट ओनली
increase internal energy but also doing some work, बट कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। तो समझने की सिंपल सी बात है कि किस में इंटरनल एनर्जी जल्दी बढ़ी। जिसमें इंटरनल एनर्जी, देखो एक में कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या था कि जो हीट दे रहे हो सारी की सारी किस में जा रही है, इंटरनल एनर्जी में। और इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर क्या था, जो हीट दे रहे हो वो कुछ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, कुछ आपका क्या बढ़ा रहा है, वर्क बढ़ा रही है। इट मींस, और टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज कब होगा, इंटरनल एनर्जी के कारण इंक्रीज होगा। इट मींस जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी सो दैट इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, क्योंकि वहां पर क्या है बेटा, वहां पर वर्क भी हो रहा है। That's why Cp is greater than C. Cp is greater than C. That's why the Cp is greater than C. And very famous relation, that is the Cp minus Cv is equal to R. The Cp minus Cv is equal to R, where R is the gas constant. So हम ideal gas में पढ़ेंगे. Okay. So this is about the heat and the heat capacity and the type of heat capacity. किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, वरना I proceed. लेट बताओ बेटा, किसी को भी यहाँ पर डाउट हो बेटा रिप्लाई करो। यूर रिप्लाई इज माई एनर्जी। नो सर। नाउ एक्चुअली जो हीट पड़ रहे थे, ये हीट दो काम करती है बेटा। एक हीट दो काम कर सकती है, एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती है और दूसरा स्टेट को चेंज कर सकती है। उदाहरण कि सपोज करो हमने कंटेनर लिया, इसमें हीट कर दी तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज। तो पहला काम हीट क्या कर सकती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती है। और दूसरा काम क्या कर सकती है बेटा, सपोज करो हमने बर्फ का एक गोला लिया और इस बर्फ को हीट कर दिया तो बर्फ किस में तब्दील हो गया, वाटर में तब्दील हो गया। तो क्या चेंज होगी, इसकी स्टेट चेंज हो गई। तो हीट दो काम कर सकती है, आइदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती है या फिर स्टेट को चेंज कर सकती है। दे आर द टू यूज। नाउ अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज नॉट ओनली इंक्रीज, चेंज, क्योंकि सिस्टम से हीट ले लोगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। एसी में यही तो होता है, रूम में एसी लगाते हैं तो एसी क्या करती है, ठंडी हवा फेंकती है। ठंडी हवा फेंकने का मतलब क्या बेटा, वहां पर एक आपने जाली देखी होगी, वो एक्चुअली गर्म हवा को खींचती है, हीट को ले लेती है। तो हीट ले रही है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर का एसी डबल काम करता है बेटा, वो गर्म हीट को लेता है और ठंडी को छोड़ता है। अब कूलर है, कूलर आपने चला, यस, एसी को ऊपर ही क्यों लगाते हैं बेटा, मतलब एसी को सर ऊपर जाली ऊपर ही क्यों लगाते हैं सर, नीचे क्यों नहीं? जैसे कूलर हम नीचे भी लगा लेते हैं, ऐसे एसी को ऊपर ही फिट क्यों करते हैं? बेटा एक पहले बात बताओ, चलो मैं इसका आपको एक लॉजिकल जवाब भी दूंगा और इसका मैं एक मजाकी जवाब भी दूंगा। ये बताओ कूलर को ऊपर क्यों नहीं लगाते? नहीं सर, वो तो मैं समझ गई सर, आप एसी का बताओ ना। देखो मैंने कहा कूलर और एसी में फर्क देखो। कूलर ओनली एक ठंडी हवा फेंकता है, ठीक है, बट एसी के दो काम, वो ठंडी हवा फेंकता है और गर्म हवा को लेता है। और रूम टेम्परेचर पे एक्चुअली वसूल है कि जैसे जैसे जो गर्म हवा होती है वो रूम के टेम्परेचर ऊपर चली जाती है। जो गर्म हवा होती है ना बेटा, जो टेम्परेचर होता है, जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, वो उठती है। गर्म हवा हमेशा क्या करती है बेटा, उठती है। तो रूम का अगर देखें, रूम का अगर टेम्परेचर को मेजर करें तो नीचे है, ऊपर क्या है आपका थोड़ा लेवल ज्यादा है, तो गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठेगी। तो गर्म हवा कहां पर ज्यादा प्रेजेंट होगी बेटा, ऊपर ज्यादा प्रेजेंट होगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऊपर गर्म हवा ज्यादा प्रेजेंट होगी तो ऊपर से उस चीज को क्या कर लेगा, कंप्रेस कर लेगा, ऊपर से गर्म हवा को खींच लेगा। दूसरा पर्पज, ऐसा कोई नहीं है कि ऊपर लगाते हैं नीचे लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी को आप चाहे नीचे भी लगा दो, विंडो एसी नीचे रहता है, विंडो एसी आपका विंडो में तो रहता है, नीचे रहता है विंडो एसी। कई बार विंडो एसी ऊपर भी लगा देते हैं बेटा कोई। और आपने अक्सर दुकानों में देखा होगा एसी नीचे भी रख देते हैं,
कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसके पीछे साइंटिफिक कि ऊपर ही लगाना है, नीचे लगा दिया तो पाप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, लेकिन साइंटिफिक अगर थोड़ा सा विचार किया जाए तो जनरली गर्म हवा ऊपर उठती है, तो ऊपर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उस हवा को ज्यादा वो क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, उस चीज को ज्यादा जल्दी से वो क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो एक ये रीजन है कि उसको ऊपर लगाया जाता है। दूसरा, हवा भी फेंकता है तो हवा ऊपर से फेंकेगा तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर ऊपर से Yes, फेंकेगा तो sir. क्या होगी, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। दिस इज नो द पर्पस। लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं था यार, ये मेरी रिकॉर्डिंग में आप ये क्वेश्चन ले आए, अब कौन देखेगा तो हंसेगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। बाकी विचार तो सिंपल सा है, गर्म हवा ऊपर उठती है तो जनरली उसको ऊपर लगा देते हैं, सो डेट ऊपर से वो क्या कर लेगा, इसको कंज्यूम कर लेगा। और सेकंड पर्पस, हवा फेंक रहा है तो ऊपर लगा दो ताकि सारे में फेंक दे यार, वरना तो नीचे एक आदमी जो आगे खड़ा होगा उसी का आएगा। अब कहेगा कूलर को भी ऊपर लगा दो सारे में फेंक दे, अरे कूलर का तो सिस्टम ही अलग है, वो तो बस क्या करता है, जो कूलर के आगे आगे आदमी उसको हवा देता है। ऐसा ही होता है ना, वो रूम के टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए टेक टाइम, ठीक है। तो उसका मेन पर्पज होता है कि जो हवा के आगे आ गया उसको ठंडा करना। तो आपका कूलर का काम क्या होता है, जो हवा के आगे आ गया उसको ठंडा करना, दैट्स व्हाई वो टारगेट के आगे लगाया जाता है। एसी का काम है रूम के टेम्परेचर को डाउन करना, इसलिए उसको ऊपर लगाया जाता है। क्या बात। नाउ एक्चुअली मैंने कहा था कि टेम्परेचर को चेंज अगर कर रहा है, हीट हैव टू पर्पस, आइदर चेंज इन टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर चेंज होगा देन स्टेट विल बी सेम, देन स्टेट विल बी सेम, and when state change then temperature remains same. This is the way. हीट के दो काम है, आइदर इट चेंज द स्टेट और आइदर इट चेंज द टेम्परेचर। तो अगर वो टेम्परेचर को चेंज कर रहा होगा तो द स्टेट विल बी सेम। जैसे वाटर को हम कर रहे हैं तो वाटर वाटर ही है, टेम्परेचर हालांकि उसका बढ़ गया। जब भाप बनने लगी उस समय उसकी स्टेट चेंज हो गई, और भाप का टेम्परेचर और उस समय वाटर का टेम्परेचर, बोथ टेम्परेचर हैव सेम। So when the state gets changed, temperature remains same, and when the temperature changes, then the state will be same. This is the way. Now, जब टेम्परेचर चेंज होता है उस समय हमने काफी हीट पढ़ ली। क्या हमने स्पेसिफिक हीट, हमने हीट कैपेसिटी पढ़ी, हमने आपका मोलर स्पेसिफिक हीट को पढ़ा, हमने आपका हीट स्पेसिफिक हीट को पढ़ा, ठीक है। ये सारा का सारा हीट कैपेसिटीज कब पढ़ी हमने बेटा, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था, व्हेन इट चेंजेस। बट व्हेन द स्टेट चेंज, जब एक नई प्रकार की हीट आती है, दैट इज द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। सो स्पेसिफिक हीट आपकी मोलर हीट एंड हीट कैपेसिटी, these all are heat which is responsible for change in temperature. These all are responsible for change in temperature, but this type of heat is responsible for change the state, so this is the type of the heat, that is the molar specific heat, जो टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द हीट कैपेसिटी, जो किस पर होगी, स्टेट को चेंज करने पे रिस्पॉन्सिबल होगी। नाउ व्हाट इज दैट, दिस dq, दिस dq इज इक्वल टू m into L, where L is the latent heat. Actually this L, latent heat, ये जो L है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? Actually it signifies the resistance of the material, कि एक पानी है और एक शहद है, दोनों का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो क्या दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड से लिक्विड बन जाएंगे? नहीं, शायद पता नहीं क्या बनेगा, है ना। इवन शहद के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो वेपराइज हो जाएंगे और शहद सॉलिड हो जाएगा, मतलब स्टेट उसमें कुछ डबल फेज का काम होता है। या हम ले एक चीनी का पानी ले और एक नॉर्मल पानी ले, तो दोनों का एक्चुअली L इज द रेजिस्टेंस, कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस है जो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए रेजिस्ट कर रहा है, और वो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। वो आपका अल्कोहल का अलग होता है, वाटर का अलग होता है, ऑयल का अलग होता है, हर एक सिस्टम में लेटेंट हीट L की वैल्यू अलग अलग होती है। इट गिव्स द रेजिस्टेंस, अपोजिशन, किसी भी मटेरियल की अपोजिशन होती है
कि वो कितना अपोज करता है अपने स्टेट को चेंज करने में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लेटेंट हीट। नाउ लेटेंट हीट की अगर कभी यूनिट पूछ ली जाए आपसे, दैट इज द कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम या कैलोरी पर किलोग्राम, both are the units of the latent heat, these are the unit of the latent heat। क्लियर? तो यूनिट से कई बात, एक्चुअली ऑल आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम किस तरीके से अंदाजा लगाएं कि वो लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक हीट है, उसकी यूनिट को देखकर। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं द हीट इज 5 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सी हीट है, कोई बताएगा बच्चा? दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। ये आपने आइडिया लगाया किससे? इस यूनिट से। आप कह दोगे हीट है, अरे हीट में कौन सी हीट है? दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। कोई कहते द हीट इज 5 कैलोरी पर ग्राम, तो कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। तो हीट का टाइप जो है वो उसकी यूनिट के बेस्ड होगा। यूनिट से हम अंदाजा लगाएंगे कि आप किस हीट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हीट। तो आज हमने क्या पढ़ा? हीट के बारे में डिटेल से पढ़ा कि हीट एक्चुअल में है क्या। तो हीट के टाइप, हीट के दो पर्पस। क्या पर्पस है हीट के? हीट का आइदर चेंज द टेम्परेचर, आइदर चेंज द स्टेट। और फिर हमने हीट के टाइप पढ़े, हीट के कन्वेंशन पढ़ी, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, उनके बीच का रिलेशन, and then the type of heats. Now the next topic is heat पढ़ लिया, internal energy पढ़ लिया। ठीक है, पहले हम क्या करते थे? हीट मतलब हीट। कई बच्चे कहते थे हीट क्या होती है, मैं कहता था हीट क्या होती है, उन्होंने बोले हीट हीट होती है। बट नाउ आप समझ सकते हो कि हीट में आप कंप्लीट डिटेल से बता सकते हो। मैंने 8 स्लाइड में बताया कि हीट क्या होती है। इन द सिमिलर वे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन क्या है? वर्क डन इज अगेन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एनर्जी होती है। इन द सिमिलर वे हीट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो टेंपरेचर डिफरेंस के कारण क्या करती है? फ्लो करती है। इन द सिमिलर वे वर्क इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो क्या करते हैं? देखो, द फॉर्म ऑफ एनर्जी that transfer due to other than change in temperature without exchange of mass, without exchange of mass। मास के एक्सचेंज के बिना हुए हीट के अलावा किसी भी फॉर्म में अगर आपको एनर्जी मिलेगी, दिस इज द वर्क डन। और वी कैन से दैट द एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस is called work done, is called work done। For example, if we have a piston, if we have a vessel and this is your piston, और यहां पर वाटर है, इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं मैं, तो क्या हुआ? दिस पिस्टन स्टार्ट मूव, देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस, there is some displacement take place। तो ये एनर्जी जो आपने दी थी वो एनर्जी यूज हुई है किसमें? एक तो इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो तो क्या होगी? इंटरनल एनर्जी में। दूसरा, इस पिस्टन को ये जो एनर्जी दी है, ये इस पिस्टन को मूव करवा रही है। मूव मींस देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट के कारण जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, दिस एनर्जी इज वर्क डन। तो वर्क डन इज द एनर्जी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, द एनर्जी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, या एनर्जी अदर देन द चेंज इन द टेम्परेचर।
टेम्परेचर के अलावा कोई भी कारण हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, आपका वर्क डन कह देते हैं। वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डिस्प्लेस समथिंग। तो जो एनर्जी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ठीक है, समझे ना? इसमें एनर्जी स्टोर हुई, किसमें स्टोर हुई, इसको डिस्प्लेसमेंट करवाने में स्टोर हुई। तो ये एनर्जी जो इसको डिस्प्लेसमेंट करवाने में स्टोर हो रही है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्चुअली वर्क डन इज ड्यू टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो जो एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का काज बनती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। वर्क डन इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस सर, ये विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास, ये कंडीशन डीसी के साथ है ना? क्या बताओ? विदाउट, यस, विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास मींस जो पिस्टन आपके पास था, द पिस्टन हैव मास m1, तो m1 पिस्टन का m1 ऊपर चला गया, द मास ऑफ द पिस्टन विल बी सेम, द मास ऑफ दिस पिस्टन विल बी सेम, ओनली द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। ओके बेटा, बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है, बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है एक बच्चे के पास, अपने हिसाब से बेटा बंद कर लो जहां से नॉइस आ रहा है। ओके नाउ, तो वर्क डन समझ में आ गया सभी को कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या होगी। नाउ इसकी चर्चा करते हैं पूरी। वर्क डन बेसिकली डिनोटेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन होता है। नाउ सपोज करो बेटा, दिस इज ये, इसके अंदर गैस है, ठीक है, और ये पिस्टन है। अब इस पिस्टन को मैं दबाव से नीचे लाता हूं, तो नीचे लाते ही पिस्टन की नई पोजीशन आ गई, दिस वन, पिस्टन यहां चुका है। तो पिस्टन ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx, और इस पिस्टन का जो एरिया है, वो एरिया इस पिस्टन का सपोज कर लो कितना है, a, द एरिया ऑफ द पिस्टन इज a। ओके, और मैं ऊपर से क्या लगा रहा हूं बेटा, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, ये है आप। अब जरा इसको फील करना है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, अपना फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेशर होता है थर्मोडायनेमिक्स में। द इंपोर्टेंस ऑफ द प्रेशर इज वेरी, तो प्रेशर इज जनरली फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। If area is 1, तो प्रेशर किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर आ गया, नहीं आ गया? तो फोर्स, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर 1 यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हैं, वही हमें प्रेशर देता है। तो प्रेशर इज कॉमन थिंग एक्चुअली। गैस में क्या होता है, हम एक पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगा सकते। गैस में ऐसा नहीं होता कि आपने 10वें पार्टिकल पे आपने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। गैस के अंदर 10 टू पावर 26 के रेंज में पार्टिकल्स की संख्या होती है, तो पर्टिकुलर एक पार्टिकल पर जाना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो उस समय क्या करते हैं, हम प्रेशर को देखते हैं कि पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, वो हमें क्या देता है, प्रेशर देता है। तो प्रेशर इज जस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ सो यहां से हम कह सकते हैं द फोर्स इज P into A, pressure into area. So work done is pressure into area into displacement. Now what is the displacement? Displacement is dx. Displacement is dx. Now this A into dx, what gives? A is the area and dx is the displacement. So इसका मतलब it gives this small volume. This is the dv. dv is just area into dx. तो छोटा वॉल्यूम जो चेंज हुआ है, वो हमें क्या कह सकते हैं, इस डीवी को कह सकते हैं। दैट्स व्हाई वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीवी। वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीवी। वी ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, द वर्क डन इज
integration of P dV. Clear? Now, if pressure is constant, then work done is integration dV. Now this dV, एक dV का मतलब dV is the small change, और small change का integration कर दोगे, we get the total change, that is the delta V. So work done is equal to P into delta V. We also use this expression, या जनरली हम इस एक्सप्रेशन को खूब भरपूर इस्तेमाल करेंगे. Means is equal to P delta V means final volume minus initial volume. But this formula is applicable only when the pressure is constant. When the pressure is constant. इसको बेटा हम अभी और डिस्कस करेंगे, और डिटेल से डिस्कस करेंगे. लेकिन बात सिंपल सी है. बात सिंपल सी क्या है कि वर्क डन होता क्या है? वर्क डन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो डिस्प्लेसमेंट का काम है, जो डिस्प्लेसमेंट करवाए, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? वर्क डन कहेंगे. वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी हियर. ओके, नाउ और थोड़ा सा डिटेल की स्टडी करवाता हूं इसके अच्छे से आपको. बेसिकली आपने कभी पढ़ा हो, इफ दिस इज द कर्व, दैट इज द y एंड दिस इज द x एक्सिस, एंड ये कोई कर्व है छोटा सा, ये कर्व एक पॉइंट है. तो अगर सपोज करो ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की यहां से यहां तक पोजीशन x है एंड दिस पोजीशन इज y. तो एरिया क्या होता है? एरिया, the area is y into x. The area is equal to y into x. In the similar way, अगर मैं ये कहूं कि इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया क्या है, इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो आपकी dx है, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना है? तो स्ट्रिप का एरिया अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा? बताना जल्दी से, जल्दी बताओ. नहीं, और बताओ. The area of strip, अरे इसकी लेंथ कितनी है? dx, और ये विड्थ कितनी है इसकी? y. तो कितना होगा? So y into dx. ओके ओके. सो दिस इज द y into dx. तो हम कह सकते हैं इसको, दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, और वी कैन से दैट दिस इज द एरिया अंडर दिस कर्व. दिस इज द एरिया अंडर इस कर्व. इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो जनरली डिनोटेड बाय y into dx. In the similar way, if there is the curve between the pressure and volume, and if this is the curve, so इस कर्व के नीचे का, suppose this is the dv, this is the dv. तो अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहूं तो एरिया कितना होगा बेटा? बताओ जल्दी से. एरिया इज P into dv. और P dv क्या होता है? आपका स्मॉल वर्क होता है. इट मींस कभी भी आप कह सकते हो कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज द एरिया अंडर, इज द एरिया अंडर कर्व इन PV डायग्राम. PV डायग्राम के अंदर एरिया अंडर द कर्व आपका क्या देता है? हमें वर्क डन देता है. एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू P into D. क्या इस बात को समझ गए बेटा? तो वर्क डन जो होता है, स्मॉल वर्क डन होता है, वो क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व. तो कभी भी PV कर्व हो तो वर्क निकालना बहुत आसान है. वी जस्ट कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व निकालो एंड वी गेट द रिजल्ट. हमें इजीली उस चीज का रिजल्ट मिल जाएगा. क्लियर? नाउ इस चीज को कहीं भी एक्चुअली मैंने पढ़ा दिया, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं बेटा. एक क्वेश्चन था छोटा सा आपके लिए. If the process is like this, this is the pressure and this is the volume. Sorry, I will redraw. If the process is like this, this is the initial point A and this B. तो सिस्टम है इस कर्व को फॉलो करता है, एंड दिस इज द क्लॉकवाइज. तो हमें प्रिडिक्ट करना है कि वर्क डन इज
पॉजिटिव और नेगेटिव। तो करो, बताओ कितना होगा। जिन्होंने कर रखा है वो बताओ जल्दी से बेटा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव, वेरी गुड। तो एक्चुअली जो टोटल वर्क हम लिख सकते हैं, वर्क दैट इज द टोटल, वो क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। भाई टोटल हमारी करो क्या है, ए से हम पहले तो बी पर गए और बी से क्या हुआ बेटा, ए पर आए। द प्रोसेस इज साइक्लिक। तो द टोटल वर्क जो लिखा जाएगा, द टोटल वर्क इज वर्क फ्रॉम ए टू बी टू वर्क फ्रॉम बी टू ए। तो अगर हम एक बात देखें कि वर्क फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने क्या बताया, दिस गिव्स द एरिया अंडर द कर्व। तो ए टू बी के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व है, दिस वन, this one. Suppose this area is A1. So this A1 is the work from A to B. तो ये मैंने बताया बेटा, वर्क क्या होगा जल्दी से बताओ, वर्क इज द एरिया अंडर द कर्व। नाउ ये बताओ वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अभी अभी हमने बात की, द वर्क इज P into डेल्टा V। तो जो अगर चेंज इन वॉल्यूम है यार, dW is equal to PdV, तो अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अब अगर इसमें चेंज इन वॉल्यूम देखें तो फाइनल सिचुएशन क्या है? फाइनल सिचुएशन ये है, फाइनल वॉल्यूम V2 है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1, एंड V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट्स व्हाई दिस वर्क इज पॉजिटिव। ये बात समझे ना भाई, वर्क डिपेंड ऑन द dV और फाइनल वॉल्यूम आपका जो है वो ज्यादा है, दैट इज V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट्स व्हाई दिस इज ग्रेटर। ओके, नाउ वर्क डन फ्रॉम B to A। तो B to A का एरिया अंडर द कर्व क्या है ये देख लो। तो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। This is the area under the curve. I think this is visible. This is the area under the curve for the A to B. तो इस एरिया को सपोज करो मैंने क्या नाम दिया बेटा, A2 दिया। This is the A2. Now this A2 is positive or negative? जल्दी से बताओ बेटा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? This Negative. is negative. क्यों? Because the final is V1 and initial is V2. The final कम है initial से, that's why dV is negative. और dV negative, that word negative. It means total V2 is A1, that is a positive, minus A2 because A2 is negative. तो ये जो वर्क आया टोटल, अब हमें एक बात का पता है कि A1 is greater than A2। A1 आपका क्या होगा, A2 से क्या होगा, बड़ा होगा। भाई A2 क्या था, A1 क्या था, इस कर्व के नीचे का एरिया, और आपका ये क्या है, इस कर्व के नीचे का एरिया। A1 is greater than A2, that's why this implies work is positive. Always remember this thing, क्या कि work is positive in case of the clockwise cycle। अगर सिस्टम clockwise मूव कर रहा है then the work is positive. Now so this is the short note. Now if system is anti-clockwise then work is negative। कैसे बेटा, सेम प्रोसीजर आप खुद करके देखो, उस समय आपका वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क के बारे में हमने ये बात जानी कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब प्रोसेस आपका क्लॉकवाइज होगा, और वर्क नेगेटिव कब होगा, जब आपका प्रोसेस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो दिस इज द साइन, दिस इज द साइन ऑफ द साइकिल। कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल दिया होता है, वी जस्ट सी द आंसर, और आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो वी मस्ट नो दिस पॉइंट, वी मस्ट नो दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Okay, now there are some more points we have. So work is this. Now work done. I have some more point about this. Basically the work done is, मैंने अभी बताया, the work done is PdV. The work done is PdV. So the work is integration of PdV.
The work is integration of a PdV. Now let's calculate this. Now let's see this. Now there is some type of process. They have type of process. Type of process. Now एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है पहले ये बताओ, कोई बच्चा ये बताएगा प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली मैं टाइप ऑफ प्रोसेस से पहले आपको प्रोसेस बताना चाहता हूं, फिर बताओ। कोई बच्चा बताएगा प्रोसेस क्या होता है? कोई भी बच्चा, हमारे पास बच्चे कनेक्ट है तो कोई भी बच्चा ये बताओ प्रोसेस क्या होता है? हम बहुत पढ़ते हैं द प्रोसेस इज आइसोथर्म, द प्रोसेस इज सम। प्रोसेस होता है क्या? प्रोसेस इज an operation. Process is a operation that undergoes the system from one equilibrium state to another equilibrium state. एक स्टेट है कोई, उस स्टेट से दूसरी स्टेट में इस सिस्टम को मैंने तब्दील किया। एक स्टेट है, उस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इसको लेकर गया। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब मैं लेके गया हूं तो मैंने क्या ऑपरेशन रखा है? ऑपरेशन मींस क्या मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है? द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। क्या मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है? द प्रोसेस इज आइसोकोरिक। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, द प्रोसेस इज आइसोबैरिक। If there is no heat transfer, the process is adiabatic. तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब मैं सिस्टम को ले गया हूं तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाए हैं? 10 ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस की एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब मैं सिस्टम को ले गया तो मैंने उस पर क्या ऑपरेशंस लगाए? दिस ऑपरेशन एंड दिस चेंज द स्टेट, दिस होल थिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस। इस पूरी सारी सिस्टम को क्या कहते हैं? Process step. This is very important concept. Now, process are of many types. The first one is isothermal process. Now, what do you mean by the isothermal process? Isothermal process का क्या मतलब होता है? Isothermal process का मतलब होता है the process in which temperature remain process. The process in which temperature remain constant. Now temperature remain constant means dt is zero. Means there is no change in the temperature. That's why dt is zero. Now second thing, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी बेटा कभी आपको कि इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। दैट्स व्हाई अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो जीरो। दैट्स व्हाई द du इज जीरो। तो जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल कहा जाए उस समय हमें कुछ फॉर्मूले अपने आप दिमाग में ले आना चाहिए कि dt जीरो होगा, du zero. Now the third thing, according to the Newton's first law, जो हम हीट देते हैं वो हीट हमारी दो फॉर्म में यूज होती है। one work done and second is the internal energy. In this process the internal energy is zero. This implies that dq is equal to dw. This is the most important one. इस केस में dq आपका क्या होगा बेटा? dw के बराबर होगा। dq क्या होगा? dw के बराबर होगा। Now let's find dw. Now this dw is the integration of pdv. This dw is the the w is the integration of the pdv. Now if the temperature, the equation, the ideal gas equation is pv is equal to nRT. PV is equal to nRT is the ideal gas equation. From this equation, P is the nRT by V. Is the nRT by V. So the work done is the integration of nRT by V into d.
Now the temperature is constant here, and the number of the mole is constant here. R, that is the gas constant, is constant. So the constant are nRT, that is the integration of dV by V. Now what will be the limit? V की limit क्या होगी? That is the V initial to V final. So nRT, the integration is log V and the V initial to V final. So nRT log V final upon V initial. This is the work done, the formula of the work done in case of the isothermal process. When the process is isothermal, I use this formula. I use this formula in the Carnot cycle. तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि बेटा आइसोथर्मल में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से लिखो। ना इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे? कैसे? Actually, this is the state. So the state is also applicable for initial condition, and the state is also applicable for the final condition. But unfortunately, the temperature will be same because the process is isothermal. That's why the equation is PI/VI is equal to PF/VF. Hence, VF upon VI is equal to PI upon VF. This is the most important. That's why the formula is also written as nRT log PI upon PF. This is another formula of the work done. This is also the useful formula of the work done. तो वर्क डन का कभी भी फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया जाएगा तो वो फॉर्मूला हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. The whole process is isothermal process. So this is the isothermal process we have. Okay. Now let's just study something. The second process is isobaric process. The process in which pressure remain constant. अगर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, the process is called isobaric process. ठीक है? That's why this implies dP is equal to 0. dP आपका कितना होगा बेटा? 0. Now one thing more important. Work done का फॉर्मूला पढ़ा तेरा इंटीग्रेशन ऑफ PdV. Now if the pressure is constant, that's why pressure बाहर आ जाएगा, and this is the integration dV. And integration means the change in V. dV is the small change. Integration मतलब total change. And that's why the formula of the work done is pressure into V final minus V initial. So we use the formula of the work done for the isobaric process. Isobaric process में हम इस formula का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay? So this is the formula of the isobaric process. Now the third process is no. One thing more. Can we predict? Actually, I add something here. This is about the work done. Now, can we predict about the change in energy dQ? We know that the dQ is equal to du plus dw. Now, this du is not equal to 0. ये 0 नहीं होगा. In the similar way, this dw is also not equal to 0, but its value is p dv. Value is p dv. Okay, this is not equal to 0. Now, one more thing. We know that when pressure is constant, then the specific heat, that is the Cp, is equal to dH by dt. Hence, in this condition, dP is equal to Cp dt. Cp dt. So we use this thing कि change in energy जो होगी वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी, change in heat जो होगी, जो एंथैल्पी होगी वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी, वर्क डन आपका इस फॉर्मूले से दिया जाएगा. These things are included in isobaric process. ये सारी की सारी isobaric process में ली जाती है.
कई बार कहा जाता है द प्रोसेस इज आइसोबैरिक एज वेल एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो जब ये दोनों चीजें आ जाए इट मींस द du इज 0 हियर एंड द dt इज 0, तो dh 0 हो जाएगा, du 0 हो जाएगा। तो कई बार ऑप्शंस आते हैं, we have a process is isobaric and isothermal, which statement is correct, which statement is correct? तो उस समय आपको इनके बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, the next process is isochoric process. This is the theoretical chapter. Isochoric process में वॉल्यूम आपकी क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। It means that dV is constant. Sorry, dV is 0. Now the work done is PdV. So if this dV is 0, this implies that dW is equal to 0. dW is equal to 0. In this condition, dq is equal to just equal to du, because dw क्या हो गया बेटा? 0 हो गया. The first point, the second point is this, and one more point, the third point, that is a specific heat. The Cv is equal to du by dt. हम लिखते थे बचपन में. This implies du is equal to Cv dt. Hence हम fourth point ये भी लिख सकते हैं that dq is equal to du and is equal to Cv dt. We use this expression also. These all things are used in the isochoric process. All things are from the isochoric process. This is all about the isochoric process. Okay. Now, move toward the next process, that is the iso energize process. Also, नाम से ही पता लग रहा है, the energy, जो energy होगी, the energy is constant. क्या होगी? The process in which energy is constant. Energy constant implies E is constant. That's why DE constant. और बेटा energy constant का मतलब समझिएगा, energy constant मतलब the internal energy is constant, because this is the total energy. और energy के पार्ट क्या होते हैं बेटा? Internal energy. Work done is also a type of energy. तो जब D constant है, D 0 है, तो इसका मतलब du भी 0 होगा, dw भी 0 होगा, and fourth one dq भी 0 होगा. The process in which all things are 0, because the energy is 0, and energy heat is also form of energy, that's why dq is 0. Temperature is also form of energy, that's why dt is 0. So all things are dt is 0. These are the isoenergetic process. Now the fifth one is isoenthalpic process. The same thing, in which the enthalpy is constant. This means the enthalpy is constant. That's enthalpy is constant. This implies dH is equal to 0. This implies that dH is equal to 0. The enthalpy is constant. Now there are some more processes we have. The sixth one is isoentropic process. So isoentropic में क्या होगा बेटा? Entropy is constant. That's why ds is 0. Entropy is constant. That's why ds is 0. Now most important thing बताता हूँ इस प्रोसेस के बारे में. आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ में पढ़ोगे द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, वहां आप क्लियरली पढ़ोगे. द एंट्रोपी इज बेसिकली dq by t. dq by t. The entropy is dq by t. तो अगर ds is 0 है, this implies dq is 0. तो जब आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होगा उसमें ds 0 होगा एंड dq भी 0 होगा. और dq 0 होते हैं बहुत चीजें 0 हो जाएंगी बेटा. dq 0 होते हैं, cv 0, cp 0, these all things are 0. ठीक है. तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में नॉट ओनली द एंट्रोपी के बारे में बता सकते हैं, साथ साथ हम और भी काफी चीजों के बारे में बता सकते हैं जो मैंने आपको बताया. दिस इज द आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस. नाउ द सेवंथ वन इज, ये मैंने करवाया है बच्चों को इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं बेटा. दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस.
Process is adiabatic if there is no transfer of heat. कि सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम किसी प्रकार की कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तो उस सिस्टम को एडियाबैटिक कहेंगे. दैट इज द डेल्टा क्यू इज जी. दैट इज द डेल्टा क्यू इज 0. The process is adiabatic if the delta Q is equal to 0. This is the adiabatic process. Okay. Now, 8th free expansion process. फ्री एक्सपेंशन एक कमाल का प्रोसेस होता है. फ्री एक्सपेंशन इज ए सडन प्रोसेस जो बहुत जल्दी होता है. तो क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच heat transfer is zero. Sorry. The process in which the yes. One thing. I will add this. Actually, free expansion एक adiabatic process है. फ्री एक्सपेंशन जो होता है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, लेकिन ये एडियाबैटिक प्रोसेस वैक्यूम के अंदर है. वैक्यूम मींस देयर इज नो गैस प्रेजेंट हियर. हम क्या लिखेंगे बेटा इसको? हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन के तौर पर? लिखेंगे इट इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम is called free expansion. ठीक है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनटू द वैक्यूम. वैक्यूम के अंदर जो एक्सपेंशन होता है एडियाबैटिक, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फ्री एक्सपेंशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल इस हम क्या कहेंगे? dq0 बिकॉज़ दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक. नाउ वैक्यूम के अंदर बेटा प्रेशर जीरो होता है. वैक्यूम का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेशर जीरो. दैट्स व्हाई dp is 0. और बेटा अगर प्रेशर जीरो है तो द वर्क डन इज आल्सो जीरो. तो वर्क डन इज आल्सो जीरो. तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है बेटा? द dq इज जीरो एंड द प्रेशर जीरो. और प्रेशर जीरो से हमने क्या बनाया? वर्क डन इज जीरो. और आपका जो फर्स्ट लॉ कहता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw. इट मींस अगर dq भी जीरो है, dw भी जीरो है, इट मींस du इज जीरो. इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो. इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो मींस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. कई बार पूछा गया कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? dw इज जीरो, टेम्परेचर इज वेरिएबल, ये कुछ एक्सपेंशन दी. ये सारी चीजें आपको नोट करनी है. du इज जीरो मींस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. क्योंकि टेम्परेचर चेंज के कारण तो आपकी इंटरनल एनर्जी आती है. इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर. अगर चेंज इन टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी जीरो है, इट मींस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. दिस इज द फ्री एक्सपेंशन. नाउ नेक्स्ट वन इज द साइक्लिक प्रोसेस. पता है हमको साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेज विल बी सेम. आप लिखो इन डेफिनेशन, ए process that undergo a system from initial state to another state through different intermediate states. बताऊंगा इसका मतलब. And come back to initial state. इसका ये थ्योरी का पोर्शन आज कंप्लीट हो गया बेटा.
is cyclic process. Means the process in which this is the pressure and this is the volume curve. एक प्रोसेस की इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है. तो इनिशियल से फाइनल गया, फाइनल से दोबारा क्या आ गया, इनिशियल आ गया. मींस उसकी जो स्टेट है वो रिमेन सेम, आया और वहां पर दोबारा आ गया. मींस इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स विल बी सेम. यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर दोबारा आ गया. द सिस्टम इज कॉल्ड द साइक्लिक, द प्रोसेस इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस. और हमने वह पढ़ा साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा इफ द प्रोसेस इज क्लॉकवाइज एंड द वर्क डन इज नेगेटिव इफ द प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज. Now the next and last type of the process, it is the quasi-static process. Quasi-static process means small. For example, पहला एग्जाम्पल बताता हूँ फिर डेफिनेशन समझा. सपोज करो ये एक पिस्टन था और ये एक मिट्टी का ढेर था. हमें क्या करना है बेटा, हमें ये मिट्टी जो है इस मिट्टी को उठाना है, इस मिट्टी को उठाना और इस पिस्टन के ऊपर डालना है. सो डेट पिस्टन क्या होगा, नीचे मूव करेगा. तो इसको दो तरीके हैं, एक तो सारी मिट्टी को उठाऊं और एकदम यहां पर लाके गिर दूं. दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द सडन प्रोसेस जो एकदम हुआ है. दूसरा क्या तरीका है बेटा, किस मिट्टी का मैंने थोड़े से पार्टिकल लिए और उन थोड़े से पार्टिकल को मैंने इस पे डाला, उससे इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो. फिर मैंने थोड़े से और पार्टिकल लिए वो डाले, फिर इसका थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर थोड़े से पार्टिकल लिए वो इस पे डाले, फिर थोड़ा सा और प्रोसेस. ये वाला जो प्रोसेस है दिस इज द क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. इसको क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्यों कहा कि जब आपने मिट्टी को स्टार्टिंग में डाला था तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां पर आके सैचुरेट हो गया, यहां पर आके दोबारा वो इक्विलिब्रियम में आ गया. फिर दोबारा हम डालते हैं बेटा थोड़ी सी, फिर अगली स्टेट आई, फिर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई. मींस द एवरी स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट. हर इंस्टेंट इसका एक इक्विलिब्रियम स्टेट है. द एवरी स्टेट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट. And the process is very slow. The process is very slow. This is called the quasi-static process. I will give the process that can proceed infinitely slowly. Infinitely slowly मतलब बहुत धीमे. In such a way that system is approximately or nearly equilibrium throughout the process. कि हर इंस्टेंट पे वो इक्विलिब्रियम. थ्रूआउट द प्रोसेस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. थ्रूआउट द प्रोसेस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. और वो प्रोसेस बहुत स्लो है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस की क्या बात है, अगर प्रोसेस क्वासी-स्टैटिक होगा देन PI/VI is equal to NRTI is always applicable. Always applicable. मीन्स ये जो इक्वेशन है PV is equal to NRT, ये हर स्टेट पर पॉसिबल है, हर स्टेट पे लगा सकता हूं. P1V1 is equal to NRT1, P2V2 is equal to NRT2, P3E3 is equal to NR3. हर पॉइंट पर मैं ये प्रोसेस लगा सकता हूं. विनोद मेरा भी नाम है क्या उसमें, दोनों लिस्ट में नहीं है ना. The process is slow. It means हर स्टेट पे मैं PV is equal to NRT लगा सकता हूँ. लेकिन जो सडन प्रोसेस है उस सडन प्रोसेस में एक तो इनिशियल और एक फाइनल, ओनली मैं इनिशियल और फाइनल पे PV is equal to NRT लगा सकता हूँ, बीच में किसी पॉइंट पर नहीं लगा सकता. बिकॉज सडन प्रोसेस क्विक होते हैं,
बीच में हम उस चीज को मेजर नहीं कर सकते, किसको, प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस हम ईच पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पे PV is equal to nRT लगा सकते हैं, because the process is very slow, it take infinitely time. Okay, this is the main point actually. And the last type process is reversible process. The process is reversible कि अगर A B में मिला दिया और इससे CD बन गया, तो द प्रोसेस, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट भी कर सके। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। बट इन दिस नेचर the maximum, that is the 99.9% things are irreversible. आपने एक बार पढ़ लिया वो आप भूल नहीं सकते, है ना, राइट? आई एम राइट? या भूल जाते हो, हैं? कुछ भूल जाते हो, कुछ नहीं भूलते हो। एक प्रोसेस है कि एक पानी बह रहा है किसी झरने से, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पानी कभी आपको नीचे से ऊपर झरने के थ्रू जाते हुए नजर आएगा। एक मोमबत्ती आपने जलाई, वो पिघल गई, तो मोम से उल्टी मोमबत्ती थोड़ी बढ़ जाएगी। कुछ प्रोसेस होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार जो घटना घट गई घट गई। बारिश आ गई तो दोबारा उसी पानी का बादल थोड़ी बढ़ जाएगा, वो एक अलग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या कहते हैं, मतलब मैक्सिमम जितने आपके प्रोसेस साइड में दिखते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। देयर आर ओनली फ्यू, जैसे पानी के अंदर, जैसे कि हालांकि एक बात कहूं, पता नहीं ये प्रोसेस आपका, एक पानी के अंदर मैंने मिला दिया चीनी, मिला दी, अब बताओ अलग अलग कर लोगे? बताओ बेटा, पानी के अंदर चीनी मिलाना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है? मेरे को बताओ प्लीज। हैं? पानी के अंदर चीनी नहीं मिलाई है क्या, शिकंजी बनाते हो? तो प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? क्या क्यों? अरे पानी के अंदर चीनी मिला दो, मिल गई चीनी, अब उसको उबाल दो, पानी पानी उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगी। सर वो अच्छी तरह मिल तो गई, फिर कैसे होगी? पूरी थोड़ी ना होगी। क्यों नहीं होगी पूरी? चीनी उड़ती देखी है? नहीं। तो फिर चीनी उड़ती नहीं देखी? ऐसे उड़ा दो, आदम पकड़ के उड़ते देख लो। कुछ प्रोसेस ये, लेकिन दिस इज नॉट द परफेक्टली रिवर्सिबल, परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं है। यस यस देयर इज सम रिवर्सिबल पार्ट हियर, बट दिस इज नॉट द परफेक्टली रिवर्सिबल। कंटेंट बराबर नहीं आएगा, ठीक है, हो सकता है कुछ पोर्शन जो है वो डिसमिस हो जाए। परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फ्यू प्रोसेस होते हैं जो टच करते हैं रिवर्सिबल को, लेकिन देयर इज नो परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस इन दिस नेचर। ओके, so this is all about the type of the process and the work done in each type of the process. In the next class we start the numericals on the work done, numericals on the specific heat, and आगे हम process equipotential energy, calorimeter, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये एक दो क्लासेस वो क्लासेस थी जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी थी, तो सॉरी फॉर डेट, बट मेरे को ये रिकॉर्ड करने थे ये क्लासेस, और आपको भी इन फ्यूचर ये रिकॉर्डिंग काम है, इसलिए मेरे को ये काम करना था, इसलिए मैंने आपके लिए ये दोबारा एक बार रिपीट कर दिया। क्या हो गया 2 दिन में, हमारे पास दिन ही दिन है, ठीक, कोरोना बढ़ गया तो दिन ही दिन है, ठीक है, तो आप पढ़ते जाओ और करते जाओ बेटा। तो आज की क्लास का मेरा पेन गुम हो गया, मैं कुछ बता रहा था। आज की क्लास में हमने ये 20 स्लाइड पढ़ी है। We start with the thermodynamics में हीट, उसके बाद हीट के टाइप पढ़े हमने खूब अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद हमने लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट पढ़ा, फिर हमने वर्क डन के बारे में देखा, वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, फिर हमने टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़े और उसमें सारे प्रकार के प्रोसेस हमने पढ़ डाले। तो ये हमने आज का काम किया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू some numericals on the work done, some numericals on the specific heats, and we proceed further the law of equipotential energy and the numerical on the equipotential energy। तो ये हमारा कल का मोटिव रहेगा। मैं आपको लगभग 6 से 7 क्लास लगेंगी जिसमें थर्मोडायनेमिक्स आपको कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट स्टेट का एक बार रिवीजन करते हुए स्टेट को भी पूरा करवाऊंगा। तो 10-15 दिन के अंदर हम ये पोर्शन दोबारा एक बार विद न्यूमेरिकल्स पूरा कर लेंगे। Then we have 2 parts, one is the thermostat and second is the theory of relativity will be complete। तो बेटा
मैंने आपके सारे लेक्चर शेयर कर रखे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, आप उनको देखिएगा, और असाइनमेंट के 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 40 के 40 क्वेश्चन आपको करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट यू। थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है भाई, आई एम हियर फॉर यू। कोई क्वेश्चन है क्या? गर्मी बहुत है, क्वेश्चन है क्या किसी के पास? सब कुछ क्लियर है? ठीक, थैंक यू सो मच।